लेक्चर नंबर 7 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ओपेन के एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। एप्लीकेशन पार्ट में हमने स्टार्ट करा था समिंग एम्पलीफायर से, उसके बाद हमने बात करी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। आज हम क्या करने वाले हैं, दो चार प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी, और उससे जो ऑपरेशन हम काम में लेने वाले हैं उनको अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सभी को लिस्ट आउट करता हूँ और एक एक करके उनको क्या करते हैं अपन डिस्कशन में लेके आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं देखो एप्लीकेशन पार्ट की। और एप्लीकेशन पार्ट में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी किससे, समिंग एम्पलीफायर से, है ना। समिंग का मतलब ये हो गया कि सारे जो अपने पास में इनपुट में वोल्टेज है वो हम क्या करेंगे, आउटपुट में जुड़ करके मिलेंगे, तो वो समिंग एम्पलीफायर हो गया, है ना। तो ये समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। दूसरी बात हमने कौन सी करी थी, डिफरेंस की बात करी थी, जिसको अपन ने बोला था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये अपने पास में क्या था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसके बाद में हमने बात करी थी इंटीग्रेटर की। उसके बाद फोर्थ जो डिस्कशन हुआ था वो हमारा था डिफरेंशिएटर के ऊपर, ठीक है। ये चार हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इसके बाद में हम आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने पास में है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरेटर की तरह काम में ले सकते हैं। कंपैरेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को कंपेयर करना। अब वो कैसे किया जाता है, क्या उसका आउटपुट होता है, कंपैरिजन किस टाइप से होगा वो हम देखेंगे। तो ये आपके पास में क्या है, कंपैरेटर। उसके बाद में सिक्स्थ जो हमारे पास में आएगा वो हम करेंगे बफर एम्पलीफायर, ठीक है। ये आपके पास है बफर। फिर जो सेवंथ आएगा वो हम देखेंगे कि हम क्या इससे लॉगरिथमिक फंक्शन भी बना सकते हैं, तो लॉग और एंड एंटी लॉग, ठीक है। इनके भी सर्किट बना करके देखेंगे। तो लास्ट अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इन चारों के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपैरेटर के ऊपर, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन करेंगे। जीरो लेवल से देखो कंपैरेटर क्या होता है, वहां से अपन समझते हैं किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में, वो डिस्कस करते हैं। तो देखो कंपैरेटर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो कंपैरेटर अपन जानते हैं, तो दो चीजों को क्या करके देगा, आपके पास में कंपेयर करके देगा। अब दो चीज यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर इनपुट में वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तो दो वोल्टेज के बीच में जो कंपेरिजन होगा, तो कंपेरिजन किस चीज का है कि कौन सा वोल्टेज बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। अब देखो कैसे बनाया जाए, तो हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर मान लो मेरा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, या आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो ये सप्लाई लगी हुई है, ये मान लो प्लस VCC और इसको VC1 बोल दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ये पहले वो डिस्कस करा अपन ने। तो मान लो यहाँ पर पावर सप्लाई की वोल्टेज कितनी है, -VC2 है, ठीक है। ये VC1 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग हो सकती है, VC2 इसलिए बनाएगा कि यहाँ वैल्यू अलग हो सकती है। उसके बाद में यहाँ इनपुट में अपने पास में टर्मिनल मान लो मैंने यहाँ लगाया V1 और यहाँ पर मैं लगाया मैंने V2, ठीक है। और उसके बाद में ये मेरा क्या है, V आउटपुट है। तो हम देखते हैं कि इस सर्किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं। देखो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो सर्किट है ये किसमें है, ओपन लूप में है ना। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये किसका सर्किट है, ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ओपन लूप के लिए हम एक चीज जानते हैं कि ओपन लूप गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, किसके लिए, आइडियल के लिए। तो अगर मैं प्रैक्टिकल भी लूंगा तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 किसमें आएगा, प्रैक्टिकल के लिए आएगा। तो इससे हमको एक चीज पता चल गई कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ओपन लूप के अंदर सिस्टम को काम में लूंगा तो या तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट में क्या होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। बहुत ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, इस लिमिटर से ज्यादा नहीं हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्लस VC1 हो सकती है। और अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल हाई है तो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, VC2 के बराबर हो सकती है। क्यों हो सकती है ये भी हमने डिस्कस करा है, क्योंकि जो एनर्जी एम्पलीफिकेशन के लिए मिलेगी वो एनर्जी दे कौन रहा है, कि पावर सप्लाई दे रही थी। इसका मतलब पावर सप्लाई से ज्यादा आपका आउटपुट कभी भी नहीं हो सकता। तो अब अगर मेरा गेन जो है वो इनफाइनाइट है और मेरे को पता है कि V आउटपुट जो होता है वो मेरा गेन और V इनपुट का कुछ आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर डिफरेंस अगर ले रहे हो इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं V1 माइनस
क्योंकि हाई टर्मिनल पे दोनों V2 है, तो इसको अपन को लिखना चाहिए V2 माइनस V1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता चल रहा है कि अगर इस गेन का मान बहुत ज़्यादा है तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने का मतलब या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। तो इसको मैं एक तरीके से और काम में ले सकता हूँ, है ना। इसको किस तरह से काम में ले सकते हो, देखो हमको अगर मैं केस बना के चलूँ, इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर मान लो आपका V2 ज़्यादा है किससे, V1 से। अगर मेरा V2 जो है टर्मिनल V1 से ज़्यादा है, उस केस में आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, देखो V आउटपुट बराबर A ओपन लूप गेन और V2 माइनस V1, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव इंटू इन्फाइनाइट करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो कौन सी रीजन में जाएगा, प्लस सेचुरेशन में जाएगा। इसका मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा इस केस में, बी आउटपुट जो आएगा वो आएगा VC1। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये प्लस VC1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो केस नंबर सेकंड में ये लेता हूँ कि V2 लेस देन है V1 से, उस केस में क्या होगा, उस केस में V आउटपुट जो आएगा वो आएगा A ओपन लूप गेन नेगेटिव वैल्यू के साथ में। गेन हमेशा पॉजिटिव है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो इस सेचुरेशन रीजन में जाएगा, ये आएगा माइनस VC2। ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, इन प्रॉपर्टी को काम में कैसे लेना वो आपको पता चल जाएगा। केस नंबर तीसरा ये हो सकता है कि अगर V2 और V1 क्या हो, बराबर हो, उस केस में आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि जो प्रीवियस रीडिंग होगी उसकी आउटपुट की, है ना, जो पहले जो रीडिंग आएगी वही रीडिंग इसके अंदर आपके पास में वापस आएगी। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं। अब इन 3 केस को अपन काम में कैसे ले सकते हैं, देखो अगर मैं क्या करूँ, किसी भी टर्मिनल पर एक ऐसा वोल्टेज ले लूँ जिसको मैं बोलता हूँ V रेफरेंस। ठीक है, यानी कोई भी एक वोल्टेज जो मुझे पता है, मान लो ये वोल्टेज मुझे बताया कि कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस में ले रखा है। अब अगर मैंने दूसरा वोल्टेज यहाँ पर लगाया तो अगर ये वोल्टेज इससे कम है ना, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि V1 जो है वो लेस देन है V2 से, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, VC1 आएगा। तो जैसे मेरे पास आउटपुट में VC1 दिखाई देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, इससे कम थी। ठीक है, तो कंपेयर हो गया। तो एक रेफरेंस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पर भी लगा सकता था और यहाँ भी लगा सकता था, केस हमको पता है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ लगाऊं तो हमको पता है कि ये भी इससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वाला आएगा, पॉजिटिव का मतलब वही है, अगर कम होगा तो नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो हम कैसी भी सिचुएशन हो, हम इस सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, इन कंडीशन से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये V1 और V2 को क्या कर रहा है, कंपेयर करने का काम कर रहा है। तो कंपेयर करने का काम करने के कारण इसके ऊपर क्या बोलते हैं, कंपेरेटर बोलते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी थ्योरी है। ये प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल रूप में काम में ले सकते हैं। तो अब देखो इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, हमको ये पता चल गया कौन से केस में कौन बड़ा होगा, तो हमको ये पता चल गया कि ये आउटपुट, हमको ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये अपन को पता ही है, वहाँ से कौन पॉजिटिव वाला आउटपुट आएगा, कौन सा नेगेटिव वाला आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल से इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे गए हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखो क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे मान लो आपके पास में एक तरीका और है, जैसे मान लो एक तो मैंने क्या करा, V रेफरेंस लगाया। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं कि मान लो एक तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये मेरा इन्वर्टेड टर्मिनल और ये मेरा नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल, ये मान लो मेरा V1 है और ये मेरा क्या है, V2। ठीक है, अब देखो या तो मैं यहाँ पर V2 लगाऊं या V रेफरेंस लगाऊं, तो रेफरेंस वाले से मुझे पता चल जाएगा इससे ज़्यादा है या इससे कम है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज नहीं लगाना चाहता, ठीक है, तो एक तरीका ये भी कर सकते हो, मान लो ये प्लस VC1 और ये आपका माइनस VC2 है। एक तरीका अगर मैं यूँ कर दूँ, इस टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दूँ, ये देख रेजिस्टेंस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा करके इसको, तो मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, तो मैंने यहाँ V रेफरेंस न लगा करके यहाँ पर क्या कर दिया, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए और मैंने किससे जोड़ दिया, इसको आपके पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो कर सकते हो। अब देखो इस केस में आपके पास में ये जो पॉइंट होता है यहाँ वाला, यही तो आपका V रेफरेंस है। ठीक है, अब V रेफरेंस निकालना आपके लिए सिंपल सा खेल है। तो V रेफरेंस कैसे निकलेगा,
वी रेफरेंस निकलेगा यहाँ का वोल्टेज, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या लगा, तो यहाँ तो करंट जाती नहीं है, तो यहाँ वाली करंट कितनी है, 0 है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको वी रेफरेंस निकालना है तो वी रेफरेंस आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये आपको बताया माइनस VC2 है, तो इसको मैं एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कितना होगा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, तो माइनस VC2, ठीक है। और एक करंट यहाँ से आने वाली, एक करंट यहाँ से, तो हमको पता चलिए कितना आएगा, ये आएगा वी रेफरेंस माइनस वी रेफरेंस डिवाइडेड बाई कितना, R2, बराबर यहाँ से ये करंट कितना हो जाएगा, वी रेफरेंस माइनस 0/R1, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस VC2/R2, तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी रेफरेंस 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। यहाँ से ही क्या बन जाएगा, माइनस VC2/R2 बराबर वी रेफरेंस और R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 और R, ठीक है। यहाँ से देखो वी रेफरेंस जो आएगा वो आएगा आपके पास में माइनस VC2, इससे R2 से कट गया, मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस, ठीक है। तो हमने क्या करा, वी रेफरेंस डायरेक्टली नहीं लगा करके मैंने कहाँ से लिया है वी रेफरेंस, इस पावर सप्लाई से लिया है, ठीक है। इसको आप वोल्टेज डिवाइडर से भी कर सकते हो। वोल्टेज डिवाइडर में क्या बोलता है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पर आपको ग्राउंड है, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो ये वोल्टेज R1 प्लस R2, तो वोल्टेज डिवाइडर से भी निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशन है, हमने सिर्फ क्या करा है, वी रेफरेंस खुद से ना दे करके पावर सप्लाई से ही वी रेफरेंस को बनाया है। अभी पावर सप्लाई यहाँ से ही बना सकता था और यहाँ से बना सकता था, तो अगर मैं इस केस में यहाँ पर अगर मान लो यहाँ से जोड़ करके इसको बना देता हूँ, ठीक है, ये R2 हो जाएगा उस केस में, तो उस केस में वी रेफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में VC2 और ये हो जाएगा R1 प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास में रेफरेंस पॉइंट है। तो सिंपल से तुमको ये पता रखना है कि कंपैरेटर में क्या चीज़ है, कि एक रेफरेंस सिग्नल आपके पास में होगा, आपको दूसरा जो आपका इनपुट है वो क्या करेगा, इसको कंपेयर करके आपको रिजल्ट बताएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो इनपुट है ना, वो इस रेफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। सिंपल सा ही आपके पास में क्या है, इसको बनाने का तरीका है। अब देखो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे इसके अंदर बेस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो किस टाइप के आएंगे, देखो जैसे ही आपको ओपन लूप दिखाई दे तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ओपन लूप में है, तो वो कंपेरेटर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो जैसे मान लो क्वेश्चन लेके चलते हैं फर्स्ट, जैसे मान लो आपके पास में ये एक ओपेम्प है और ये माइनस ये प्लस, और अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, मान लो कि यहाँ से ये मान लो 5 वोल्ट है, और यहाँ से आपका आ रहा है 6 वोल्ट, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ग्राउंड है। और ये मान लो आपका 4 किलो ओम है, ये आपका मान लो 2 किलो ओम है, ठीक है। और अगर मान लो प्लस का टर्मिनल है, मान लो प्लस के 15 वोल्ट, और यहाँ माइनस के मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा। ये सवाल अगर आपके पास में आता है तो सिंपल सी बात ये हमको ध्यान रखनी है कि ये किस में है, ओपन लूप में है। ओपन लूप में है तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, कंपेरेटर की तरह कर रहा है, तो कंपेरेटर का पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ का टर्मिनल तो मुझे पता है कितना 5 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ नहीं पता, तो यहाँ वोल्टेज निकाल करके आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, तो क्या करो, यहाँ तो करंट कितना जाता है, करंट बराबर 0 होगा यहाँ तो। अब इसके अंदर आप वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे, तो अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर से यहाँ पर VA मान लेता हूँ, तो VA कितना आएगा 6, यानी ये वोल्टेज, और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2, ठीक है। इसको कितना लिखोगे, 4 2 6, ये हो जाएगा 4/6, 6 से 6 का कितना आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये तो मैंने वोल्टेज डिवाइडर से निकाला, ठीक है। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहाँ करंट 0 होगा, इधर करंट मान लो I1 है और यहाँ से करंट कितनी जा रही है I2, तो यहाँ कैसे निकालोगे, 6 माइनस VA, ये हो जाएगा 6 माइनस VA फोन में कितना, ये आपके पास में 2, ठीक है, बराबर VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना 4, ये फिर से बार हो गया 2 बार, ये हो जाएगा 12 माइनस VA बराबर VA, इसको कितना करोगे, VA हो जाएगा ना, और ये 0, ये 3 VA और VA बराबर कितना
4 वोल्ट। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, यहाँ का कितना है 4 वोल्ट है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये नहीं है कि यहाँ से प्लस ये वाला बड़ा है ये वाला, तो यहाँ हमको पता चलना चाहिए कि 5 वोल्ट बड़ा है, किस टर्मिनल पे लगा हुआ है, नेगेटिव पे। तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा -10 वोल्ट। तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल क्या है, बड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल अगर बड़ा होगा तो आपका आउटपुट जो आएगा वो नेगेटिव सैचुरेशन के अंदर चला जाएगा। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, कई बार सीधे से एग्जाम पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, तो सिंपल से अपन को इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या होगी, सेकंड जो अपन लेके चलेंगे वो है आपका बफर। अब देखो बफर क्या होता है, सिंपली अपन जानते हैं कि बफर वर्ड जो काम में ले जाता है वो सिंपल इस फॉर्मेट में काम में ले जाता है कि जो आपका आउटपुट है वो अगर फॉलो करता है किसको, इनपुट को, है ना, यानी आपका आउटपुट एज इट इज आ जाए किसके, इनपुट के। उस केस में अपन बफर जो टर्म है वो काम में लेते हैं। अब जैसे मान लो एम्पलीफिकेशन के अंदर बफर कैसे बनाया जाए, तो सिंपल सा केस ये है कि अगर मान लो मैं इस सिचुएशन को पढ़ चुका कि अगर मेरा वोल्टेज जो है वो कहाँ पर लगा हो, यहाँ मेरा अगर वोल्टेज है मान लो कितना भी, इनपुट मैंने यहाँ दिया है, ठीक है। कौन सा टर्मिनल है ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और अगर मेरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये फीडबैक अपन किस में देते थे, नेगेटिव में देते थे, ये भी आउटपुट है। यहाँ मेरा क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है। ये मान लो रेजिस्टेंस R1 बोलते थे, इसको अपन RF बोलते थे। तो यहाँ इसका जो आउटपुट अपन लिखते थे वो आउटपुट क्या आता था, ये आउटपुट बराबर लिखते थे 1 + RF अपॉन में R1 और कितना गेन, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह की सिचुएशन में क्रिएट करूँ कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ, RF को, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसको हटा दूँ, यानी ये रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 ओम हो जाए, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर मैं क्या कर दूँ, इनफाइनाइट कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका R1 जो है उसको मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। तो उस केस में आपका ये जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, यहाँ तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ये तो यहाँ से क्या हो गया, ओपन ही हो गया। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इस तरह का आपके पास में क्या हो जाएगा, सर्किट बनेगा। इस केस में देखो ये आउटपुट है, वी आउटपुट, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या पता है कि ये किस तरह वर्क करता है। देखो यहाँ का जो टर्मिनल हो, यहाँ का टर्मिनल क्या होता है, बराबर होता है किससे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो इसका मतलब ये इनपुट जो होगा आपका वो सिंपली क्या हो जाएगा, बी आउटपुट हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि बी आउटपुट जो होगा वो आपका सिंपल बी इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और या फिर इसको इन दोनों चीज़ों को अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, तो भी आपके पास में सिंपल ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जब आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के ही बराबर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको काम में क्यों ले रहे हैं। सिंपली अगर ये भी इनपुट किसी जगह अप्लाई करना था, है ना, इससे करने से कोई फर्क आया नहीं इनपुट में, भी इनपुट एज इट इज रहा। तो इसका मतलब इस चीज को अपन काम में क्यों ले रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन पार्ट में लिख रहे हैं बफर को, तो इस चीज को अपन काम में क्यों लिया जा रहा है वो अपन देखते हैं। देखो हमको ये पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ना, यानी आर इनपुट, वो क्या होता है, काफी हाई होती है, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, काफी लो होती है। तो इस चीज को मैं लिखता हूँ कि देखो इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस जो होगी आर आई, वो क्या होती है, काफी हाई होती है, तो आपकी आउटपुट इम्पीडेंस कितनी होती है, 0 होती है या काफी लो होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कभी ऐसे सर्किट में जहां मेरा इनपुट जो है उसका इम्पीडेंस कम हो, है ना, तो मैं ये चीज लगा करके उसकी इम्पीडेंस को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कि अगर मैं ये सर्किट लगाता हूँ तो अब जो इनपुट होगा उसकी इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो वो हाई इम्पीडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके पास में बफर प्रोवाइड कर रहा है। तो बफर का काम सिंपल क्या हो गया, ये इम्पीडेंस बढ़ाने के काम आता है, या आप बोल सकते हो कि इम्पीडेंस मैचिंग के काम आता है, ठीक है। तो इसका यूजुअल सिर्फ एक ही यूज अपन को पता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखो आउटपुट जो होगा सिंपली इनपुट होगा, इसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, जैसे मान लो ये आपके पास सर्किट दे दिया, इस सर्किट को आपको नॉन इन्वर्टिंग सर्किट में डाला हुआ है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो इनपुट है वही क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आपका जिस तरह कैलकुलेशन चल रही थी वो कैलकुलेशन आपको फर्दर चलानी, ठीक है। तो इस सिंपल सा एक टॉपिक था बफर। इसके बाद में अपन को बात करनी है लॉगरिथमिक के ऊपर। तो देखो लॉग की तरह कैसे काम में ले सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो किस तरह से
बनाया जा सकता है यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो क्या है, सिंपल, अगर मान लो मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेता हूँ, ये मेरा कौन सा सर्किट दिखाई दे रहा है, ये भी आउटपुट है, और अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूँ, यहाँ मेरा क्या लगा दूँ, इनपुट लगा दूँ, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला सर्किट है। यहाँ रेजिस्टेंस मान लो R1 है और ये रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है। तो हमने क्या करा था, देखो इस सर्किट में चेंजेस करे थे। अगर मैं इसको यहाँ से C से रिप्लेस कर दूँ कैपेसिटर से, तो ये क्या बनता है, ये इंटीग्रेटर की तरह करता है। इसको करोगे तो यहाँ से डिफरेंशिएटर बनेगा। अब अगर देखो, अगर मुझे इसे लॉगरिथमिक फंक्शन बनाना है, तो हमने ये करा कि इसको हमने एक डायोड से रिप्लेस करा, और ये डायोड क्या था, प्रैक्टिकल डायोड से रिप्लेस करा। तो हमने यहाँ लगाया है प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड की जो इक्वेशन होती है करंट की, कि हमको करंट की इक्वेशन चाहिए होगी यहाँ पर, तो जो करंट की इक्वेशन होती है इसको मैं लिखते हैं आई डी, डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो, उसको अपन लिखते हैं। देखो इसके लिए जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, आई जीरो सैचुरेशन करंट होता है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल वी, अब वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, अपन में के टी, यहाँ पर एन के टी पे अपन काम में रहते हैं, माइनस, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, प्रैक्टिकल डायोड की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, पी जो है वो टेम्परेचर है, पी क्या है आपके पास में, तो दो टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो आईडी करंट हमको पता चल गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन बिठा के देखते हैं कि भी आउटपुट क्या आता है। तो देखो हमको सिंपल ये चीज़ पता है कि यहाँ पर अगर मैं क्या लगाऊँ, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज कितना, जीरो, तो यहाँ पर भी कितना, जीरो, और उसके बाद में यहाँ पर अंदर जाने वाला करंट कितना है, जीरो है। तो यहाँ से जो करंट आएगा I1 वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसको मैं ID लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो अपन क्या लिख सकते हैं, I1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ID के बराबर होगा, ठीक है। I1 को कैसे लिखोगे, V इनपुट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R1, तो ये लिखा जाएगा V इनपुट माइनस जीरो अपन में बराबर आएगा I0, इसके बाद में आएगा एक्सपोनेंशियल, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ का, तो ये तो जीरो माइनस कितना होगा, V आउटपुट, तो ये माइनस V आउटपुट अपॉन में KT, ठीक है, और ये माइनस, सिंपल आपके पास में एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद में क्या करोगे, देखो इसको यहाँ लेके आते हैं, तो V इनपुट अपॉन में I0 R1 बराबर लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल और माइनस V आउटपुट अपॉन में KT और माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ लाया जाए तो ये बनेगा V इनपुट अपॉन में I0 R1 प्लस 1 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस V आउटपुट बाई KT, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद में देखो हमको ये पता है कि इससे जो करंट फ्लो करती है डायोड से, वो किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, यानी जो करंट होगी है ना, तो ये सैचुरेशन करंट किस में आएगी, माइक्रो एम्पियर में। इसका मतलब माइक्रो एम्पियर में होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास में, ये वाली जो टर्म, वो एक से क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो अगर एक से बहुत ज़्यादा आती है तो आपका V इनपुट अपॉन में I0 R वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपका क्या बनेगा, V इनपुट I0 R बराबर एक्सपोनेंशियल और ये माइनस V आउटपुट बाई KT। एक्सपोनेंशियल को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये बनेगा log V इनपुट अपॉन में I0 R और यहाँ बनेगा आपका माइनस V आउटपुट बाई KT, ठीक है। तो यहाँ से V आउटपुट क्या लिख सकते हो, माइनस में KT और log V इनपुट अपॉन में I0 R, ठीक है। ये आपके पास में क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो आपका जो आउटपुट है वो सिंपली क्या दिखाई दे रहा है, V इनपुट जो है उसका लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं जैसे मान लो कोई वैल्यू मुझे लॉग में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, V आउटपुट को V इनपुट के लॉगरिथमिक फंक्शन में बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से देखो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया आपके पास में, ये क्वेश्चन जो है वो अब की बार CSIR नेट में पूछा गया था। तो सिंपल सी कैलकुलेशन रखनी है, ठीक है। हर चीज़ को एकदम आराम से एक्सप्लेन करना है कि देखो हो क्या रहा है, हमको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में क्या चीज़ आ रही है, वहाँ से आउटपुट क्या आएगा। तो किसी भी तरह से जुड़ा हुआ, अगर मान लो इसको मैं रिवर्ट करके भी जोड़ दूँ, यहाँ से इस तरह से भी जोड़ दूँ, तब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, सिंपल
लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसकी तरह कैसे काम में ले सकते हैं, वो चीज़ है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो ये मैंने निकाला है। अब एक चीज़ आपको ये करनी है कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ इसको, अगर मैं डायोड को यहाँ नहीं लगा करके यहाँ लगाता और वहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस होता, तो उस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा, है ना। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो आपके पास में जो आउटपुट लॉगरिथम के अंदर आ जाएगा, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एंटी लॉग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन एक बार खुद से करके देखना, तो आपको जो आपके नोट्स वगैरह उसके अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद में हमको लास्ट जो अपने पास बचता है वो आपके पास में है इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर। तो ये लास्ट एप्लीकेशन है इसकी। उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज जो बची थी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, जो CMMR थी, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हो गई, स्लू रेट हो गई, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपैम्प के बारे में भी पढ़ना है। तो एप्लीकेशन पार्ट के अंदर लास्ट हमारे पास में है इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो इसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, लेकिन वो कैलकुलेशन पर्पज से बहुत आसान होगा, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन अपन करके आ चुके हैं। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपके पास में ये दो ओपैम्प है, ठीक है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग। अगर मान लो मैं इनपुट लगाता हूँ यहाँ पे V1 और इसको मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से इससे जोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लगाता हूँ V। उसके बाद में अगर मैं इसको जोड़ूँ यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके और यहाँ जोड़ा मैंने, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको। उसके बाद में हमको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस मान लो मैंने यहाँ लिया, इसको मैंने जोड़ा है नेगेटिव, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आपको R रेजिस्टेंस मान लो, ये आपका R रेजिस्टेंस मान लो, ये R डैश मान लो, ये R डैश मान लो, R मान लो, ठीक है, ये R मान लो। इसके बाद में ये रेजिस्टेंस आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस, ये आपका R, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है, ये आपका ये सर्किट आपके पास में। अभी देखो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसान सा है। इसका आउटपुट जो आएगा वो भी सिंपल से कैलकुलेशन से आ जाएगा। देखो करना क्या है, सिंपल इस तरह की सर्किट को सॉल्व करना भी हम सीख जाएंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो कि अगर मान लो मेरा यहाँ से कुछ भी आउटपुट आता है, इसको मैं बोल देता हूँ V1 और इसको V1 है ना अपना, इसको V1 A बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा इसको हम बोल देते हैं V, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे आगे वाला पार्ट अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई जो हुआ वो क्या है, VA है, और यहाँ अप्लाई जो है वो कितना है, VB है। तो इससे आगे वाला जो सर्किट है वो आपको देखा हुआ सा लग रहा है, ठीक है। कौन सा सर्किट है वो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अगर आपको सर्किट नहीं भी बताएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, तो भी इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ इनपुट लगेगा, यहाँ इनपुट लगेगा, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा इसको हम बोलते हैं V आउटपुट। फाइनल आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले इस इनपुट को मान के चलो, है ना। तो इन दोनों इसको क्या कर लो, ग्राउंड कर दो। जैसे आप इसको ग्राउंड करोगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या निकालोगे, आउटपुट निकाल लोगे। उसके बाद में इसको ग्राउंड करके यहाँ से आउटपुट निकालोगे, तो आपके पास में सिंपल क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर से भी आप निकाल सकते हो। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का रिजल्ट कितना होता है, -RF/R1, है ना, और डिफरेंस इन दोनों का, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, हो जाएगा VB माइनस VA। अब देखो यहाँ RF और R1 कितना है, RR है और ये भी RR है, इसका मतलब ऊपर भी R नीचे भी R, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में करोगे तो हो जाएगा VA माइनस VB। इसका मतलब ये हो गया कि आपका फाइनल आउटपुट जो होगा वो VA माइनस VB होगा। तो यहाँ तक तो बना गए, इससे आगे वाला सर्किट जो है अपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इससे पीछे वाला सॉल्व करना है तो हमको VA की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, कि हमारा इनपुट तो V1 है और VB की वैल्यू, यानी कुल मिलाकर इन दोनों की टर्म्स के अंदर अपन क्या निकालना है, VA और VB की वैल्यू निकालनी। और
वी ए वी बी आर दोगे तो आपका बी आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व किया जाए, देखो अगर मैं यहाँ का टर्मिनल मानता हूँ और देखो यहाँ वोल्टेज कितना है V1 और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ वोल्टेज कितना होगा V1 होगा। ठीक है, जो हमको पता है वो चीज़ें लिखते हैं। यहाँ वोल्टेज V2 है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा V2 होगा। उसके बाद यहाँ जाने वाला करंट कितना होगा 0, यहाँ जाने वाला करंट भी कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज देखो कि यहाँ से V1 और V2 के बीच में मान लो करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन में बना देता हूँ, ये मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे V1 माइनस V2 अपॉन में R, एक रेजिस्टेंस है तो ये लिखा जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन में R बराबर क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ से एक चीज, यहाँ अंदर जाने वाला करंट कितना है 0 है। ठीक है, और यहाँ का टर्मिनल अपन को बताया VA है, यहाँ का टर्मिनल कितना है V2 है, तो ये तो मैंने कर ही दिया। एक देखो अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो करूँ तो यहाँ से अगर कोई करंट आती है, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ वोल्टेज है, इन दोनों के डिफरेंस के कारण अगर मान लो इसमें करंट फ्लो करता है तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इधर तो जाएगा नहीं, तो करंट जाएगा यहाँ से। इसके बाद में तो यहाँ जाएगा तो करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये कितना है VB। तो अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा VA, ठीक है, माइनस IR डैश। ठीक है, इसके बाद में माइनस IR, फिर माइनस IR डैश, यहाँ से कितना VB, तो माइनस VB बराबर। ठीक है, तो पूरा एक टर्मिनल पे इसमें क्या कर दिया, KVL लगा। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, सिंपल KVL लगाया है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ जो करंट था I और ये कैपिटल I जो होगा वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये और ये जो करंट है वो क्या है, बराबर है, तो ये तो I होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो VA माइनस VB इधर रखो, बाकी सारे उधर ले जाओ, I कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अपने पास में 2R डैश प्लस R। ठीक है, इस I की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर, तो VA माइनस VB I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2 अपॉन में R, और यहाँ से अपने पास में कितना है 2R डैश प्लस। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा V1 VA माइनस VB की वैल्यू अपन, ये आउटपुट, यही तो है आपका आउटपुट, ये क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं इसको R2 और R1 लिख लूँ, इसको भी क्या लिख दूँ यहाँ से, ये R1 आएगा, ये R2 और ये R2 R1 करना पड़ेगा। यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो VA है, अगर इसको हटा देते हैं, यहाँ वोल्टेज होगा V2 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस R2 में R1, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 में R2 बना। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये R2 और ये R1 को कॉमन लिखो, तो यहाँ से ये आएगा R2 को R1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करें R2 को R1, यहाँ से लास्ट में क्या आएगा, ये V माइनस VB की वैल्यू। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, V आउटपुट बराबर ये आएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो R से बात कर दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा R2 अपॉन में R1। ठीक है, 1 प्लस 2R डैश अपॉन में R और VA माइनस VB, ये आपको क्या आएगा फाइनल आउटपुट। किसका आएगा ये आउटपुट, इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर। अब देखो इसमें क्या चीज़ दिख रही है, अगर मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर से कंपेयर करूँ इसको, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट आता है सर्किट को अपने हटा दो, देखो V आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आता है R2 अपॉन R1 और V2 माइनस VB। देखो ये चीज़ तो यहाँ पर भी है, ये और ये, इसके साथ में ये चीज़ तो मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है,
क्या डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर में और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में? क्योंकि देखो कुल मिलाकर के ये भी क्या करके दे रहा है, डिफरेंस ही तो करके दे रहा है। ये आपका गेन था ही, कुल मिलाकर ये टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और कुछ चेंज किया है। तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर को काम में ले रहे हैं हम, तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जैसा ही तो है, यहाँ पर गेन तो चेंज हुआ है सिर्फ, तो गेन तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते थे। तो क्यों हम इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर को काम में लेते हैं, वो उसकी सम प्रॉपर्टीज के कारण है, कुछ एक प्रॉपर्टी होती है उसके कारण हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जगह इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर जो है वो इंडस्ट्रीज में काम में लेता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले तो इसका गेन जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, लेकिन हाई गेन तो हम भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर रेजिस्टेंस में वेरिएशन करके, लेकिन हाई गेन के साथ में क्या आती है, यहाँ पर एक्यूरेसी भी आती है, ठीक है। उस एक्यूरेसी के लिए ही हम क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो CMMR की वैल्यू है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यानी जो नॉइस आती है इनपुट के अंदर उसको कितने हद तक क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, वो रेशियो क्या कहलाता है, CMRR कहलाता है। तो अगर वो रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस केस में आपका जो एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इसके लिए इसकी हाई एम्पलीफिकेशन, हाई CMRR की वैल्यू के कारण ही हम क्या करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। उसके बाद में तीसरी जो वैल्यू है वो क्या है, इसमें लो ऑफसेट वोल्टेज जो है वो होता है, ठीक है, लो ऑफसेट वोल्टेज। अब ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है वो अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ठीक है, जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे होंगे उसके अंदर आपके पास में आएगा ऑफसेट वोल्टेज को डिटेल में अपन क्या करेंगे, समझेंगे। तो इन 3-4 प्रॉपर्टीज के कारण क्या करते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर को प्रीफर करते हैं किसके बजाय, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, जबकि इसका आउटपुट देखो सिमिलर किसके आ रहा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आ रहा है, ठीक है। तो ये आज हमने क्या करा है, कुछ एक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करनी है किसके ऊपर, जो हमारी प्रॉपर्टीज बची है, जैसे हमने ये बात करी कि CMMR क्या होता है, स्लू रेट क्या होती है, उसके बाद में ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है वो, और हमारे पास में एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन जो है वो बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।